राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हाथ में एटम बम लेके फोड़े, एटम बम फोड़े ने दम धड़ामा दम धमाधम दम। 7 फुट ऊंचा था एटम बम उनका और करीब 300-400 किलो का था। खुद ही उन्होंने बताया कि ये देखो, ये हमारा एटम बम है, 7 फुट ऊंचा है, 300-400 किलो का है। और एक महादेवपुरम कोई सीट है कर्नाटका में, बेंगलुरु के पास, वहां पे 1,02,250 वोट फर्जी है, जो इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के लिए चुराए हैं और उस वजह से बीजेपी चुनाव जीतती है। फिर उसके बाद उन्होंने सरेआम आरोप लगाया कि बीजेपी जितने भी आज तक 2014 से लेकर आज तक चुनाव जीती है वो इलेक्शन कमीशन ने उनको जीत के दिए हैं। हम एक भी चुनाव नहीं हारे, मोदी एक भी चुनाव जीता नहीं है। इसलिए उन्होंने वो 100 से ज्यादा जितने भी चुनाव हारे हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ने मोदी को जीत के दिए हैं। हम नहीं हारे, हमारे में कोई कमी नहीं है, ना हमारी लीडरशिप में कोई कमी है, ना हमारे कैडर में कोई कमी है, ना हमारी पार्टी में कोई कमी है, ना हमारी राजनीति में कोई कमी है। ये तो इलेक्शन कमीशन ये वोट चुरा रहा है, ये उनका सरेआम आरोप था। अब मैंने बड़े गौर से वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी, 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले इंग्लिश में बोले, फिर हिंदी में बोले, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी लिए। तो मैं तो तभी समझ गया था कि हमारे यहाँ ना पूर्वांचल में एक कहावत कहते हैं, हाथी आइल हाथी आइल हाथी पदलस भौं थे। कि हाथी आया हाथी आया, हाथी भाई पूरा गांव इकट्ठा हो गया, हाथी आ गया भाई, तो हाथी कोई कारनामा करके दिखाएगा। तो हाथी ने बहुत बड़ा सा पाद मार दिया, सारा गांव हंस पड़ा। तो राहुल गांधी ने भी आज फुस्सी एटम बम छोड़ा। मैंने कहा पहले दिन से मुझे मालूम था ये आदमी सिवाय झूठ के कुछ बोल ही नहीं सकता। ही इज सच अ बिग फ्रॉड और ये सारी दुनिया को डबर समझता है। और ये जितनी भी बातें बोलेगा उसमें 90% झूठ होंगी। अब अपनी बात आगे से कहने से पहले मैं आपको एक सच्चा एक इंसिडेंट सुनाता हूं जो हमेशा आपकी लाइफ में भी आपने पढ़ा होगा। वो ना कई बार हमें कहानी पढ़ने को मिलती है कि एक आदमी, एक सरकारी कर्मचारी साल में कितने दिन काम करता है। तो उन्होंने बोला जी साल में 52 दिन तो संडे होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 संडे। हाँ जी, तो 52 दिन तो ये निकाल लो, नोट कर लो, 52 दिन ये निकल गए। फिर बोले हर महीने एक सेकेंड सैटरडे पड़ता है, वो निकाल दो, तो 52 और 12 64 हो गए। कहते 30 गस्टेड हॉलीडे होती हैं, तो 62 68 और 30 101 हो गई। उसके बाद गस्टेड हॉलीडे के बाद आदमी को, हर सरकारी कर्मचारी को 30 अर्नड लीव मिलती हैं, जिसे एनुअल लीव बोलते हैं, तो इतनी हो गई। फिर इतनी कैजुअल मिलती हैं, इतनी हो गई। फिर इतनी मेडिकल मिलती हैं, इतनी हो गई। तो वो करीब 150-200 दिन तो ये छुट्टियों के निकाल देता है। फिर कहता फिर आदमी 8 घंटे रोज सोता है, तो 8 घंटे अगर रोज सोता है तो 365 दिन को मल्टीप्लाई कर दो, बोले इतने दिन हो गए, ये इतने भी निकाल दो। फिर इतने घंटे खाना खाता है, इतने घंटे ये करता है, तो फिर बाद में ना शायद 2, 4 या 10 घंटे निकलते हैं। बोले इतने घंटे काम करता है, 10 घंटे, 10 दिन काम करता है 365 दिन में। कुछ जो अनपढ़ किस्म के लोग, उनको लगता हो हाँ यार बात तो सही है, ये तो एकदम सही बात कह रहा है। पर उसमें भैया वो सारा ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग मतलब एक सेट में दूसरा सेट घुसा होता है। जैसे जो 52 संडे होते हैं ना साल के, उसमें कई बार छुट्टियां उन्हीं संडे को ही पड़ जाती है ना। 15 अगस्त संडे को आ गई, दीपावली संडे को पड़ गई। उसी तरह वो एनुअल लीव के जो 30 दिन होते हैं उसमें भी तो संडे होते हैं ना। और फिर आपने जब एक दिन काउंट कर लिया तो उसका सोने और जागने और नहाने और हगने मूतने पादने का टाइम भी उसमें नोट कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसी कहानियों से बहुत इंप्रेस होते हैं
हाँ यार, बात तो एकदम सही कह रहा है, बिल्कुल सही आंकड़े हैं, प्लस माइनस करके देख लो, बिल्कुल सही आ रहा है। पर ये होती है आंकड़ों की जगलरी, आंकड़ों की तमाशेबाजी, आंकड़ेबाजी इसी को बोलते हैं, आंकड़ों में पब्लिक को उलझा के बेवकूफ बनाना। अब इन्होंने जी 5 तरीके बताए हैं कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती। हाँ, ये किसी ने भी इस बात से इनकार आज तक कभी नहीं किया कि वोटर लिस्ट में विसंगतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी विसंगति मैं बताऊं, मेरा नाम महापुर के अपने मेरे गांव की वोटर लिस्ट में भी था, जलंधर की वोटर लिस्ट में भी था। हालांकि मुझे याद नहीं हमने कभी दोनों जगह वोट दिया, पर अगर दे भी देते तो कोई हमें रोकने नहीं जा रहा था। वोटर लिस्ट में दोनों जगह नाम था। उसके बाद एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में प्रधानी का चुनाव आया। प्रधानी का चुनाव आया तो गांव में जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा वोट था। सच, ये सच बात है। एक तो राहुल गांधी फ्रॉड कर रहा है ना, वो महाराष्ट्र के लिए बोले कि जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा, वो जनसंख्या तो बताता है 2011 की, 2011, आज से 14 साल पहले, और वोटर लिस्ट थी 2024-25 की, 24 की। तो फिर हमारे गांव में वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ तो 400-450 नाम कटे थे, जो कि गलत चढ़े हुए थे, जो कि मरे हुए लोगों के नाम होते। अच्छा, ये जो SIR हो रहा है, जिसका इतना विरोध ये विरोधी पार्टियां सब कर रही हैं, संसद नहीं चलने दे रही, दुनिया भर का बहुत, ये क्या है? यही जो वोटर लिस्ट की विसंगतियां हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज हो रही है कि जो लोग मर चुके हैं उनका नाम काटो। वहां ये चिल्ला रहे हैं, हाय हमारे वोटर का नाम काट दिया। एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में 4-4 बार है, 4-4 स्टेटों में है, उनके नाम काटो। यही तो है SIR, और क्या है? फिर जो नागरिक नहीं है उनके नाम चढ़े हुए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके नाम चढ़े हुए हैं, मरे हुए लोगों के नाम चढ़े हुए हैं, जो लोग एक्चुअली रहते नहीं है, परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में चढ़े हुए हैं। तो वही सब तो दूर करने के लिए SIR हो रहा है बिहार में, बाकी आगे पूरे देश में होगा। और तुम वहां रो रहे हो और यहां बोल रहे हो कि वोटर लिस्ट में विसंगतियां हैं। तो इन्होंने 5 मुख्य मुद्दे उठाए आज राहुल गांधी ने। वो मुख्य मुद्दा है कि एक वोटर के 2 बार, 3 बार, 4 बार नाम वोटर लिस्ट में मिले। हाँ, होते हैं। पर एक बात बताऊं आपको, ये वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने का काम हर पार्टी, हर व्यक्ति करता है। ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डलवाने का काम। और ये सारे हथकंडे और दंद फंद, वोटर लिस्ट में जितनी गड़बड़ियों के जो ये हथकंडे हैं ना, और चुनाव प्रक्रिया को लूटने की, लोकतंत्र को लूटने की, बूथ कैप्चरिंग से लेके तमाम वोटर खरीदना, उनको दारू पिलाना, उनको साड़ियां बांटना, उनको रिश्वतें देना, ये सारी टेक्निक खुद कांग्रेस की इजाद की हुई है। बीजेपी ने तो बहुत बाद में सीखी है। जी हाँ। और ये जो वोटर लिस्ट में अपने लोगों के नाम चढ़वाए जाते हैं ना, ये सारी पार्टियां करती हैं। इसके लिए आप सिर्फ बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी एक को दोष नहीं दे सकते। जिसकी सत्ता आती है, जिसकी लाठी जहां चल जाए, जिस गांव में जो दबंग होता है, जो प्रभावशाली होता है, जो चालाक होता है, वो अपनी वोटर लिस्ट में 10, 20, 50 लोगों के नाम बढ़वाता है, चढ़वाता है, और कोशिश करता है कि हमारे का एक का भी नाम कटने ना पाए, सामने वाली पार्टी के 10-20 वोट कट जाए। बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह इन्होंने कहा कि साहब हाउस नंबर, अरे भैया गांव में हाउस नंबर होते ही नहीं। और वोटर लिस्ट जब गांव में बनती है तो हाउस नंबर का कोई महत्व नहीं होता, परिवार कुटुंब का महत्व होता है। एक ही परिवार के 10, 12, 15 वोट एक साथ लिखे होते हैं। हम तो हमेशा से सारी जिंदगी, हमारे गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तो 3-3 महीने वोटर लिस्ट को हाथ में लेके रिसर्च चलती है,
कौन सा वोट है, किसका नहीं है, किसका कटवाना 6 महीने पहले से। अच्छा, जिसने प्रधानी लड़नी होती है ना, या जिसने चुनाव लड़ना होता है, वो 2 साल पहले से ना वोटर लिस्ट पर रिसर्च करनी शुरू कर देता है, टीम बना के, कि कौन से बूथ, कौन से गांव में, कौन से बूथ पे मुझे कितने वोट मिलने की संभावना है। हर कैंडिडेट, चाहे निर्दल चुनाव लड़ने वाला हो, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो ये सारी तैयारी करते हैं। राहुल गांधी को नहीं पता होगा, राहुल गांधी अपना ज्यादा समय बैंकॉक और थाईलैंड में बिताता है। उसको एक्चुअल जो हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया है, जो एक्चुअल लोकतंत्र है, इस देश में चुनाव लड़े कैसे जाते हैं, जीते कैसे जाते हैं, ये उस आदमी को पता ही नहीं है। ही डज नॉट नो द बेसिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, द इलेक्टोरल सिस्टम। उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ये वोट बढ़वाना, वोट कटवाना, अपने लोगों को वोटर लिस्ट में नाम डलवाना, और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। सुनिए, वोटर लिस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। वोटर लिस्ट में हाउस नंबर्स ऐसे गलत सलत नहीं चढ़ाए जाते, चढ़ा दिए जाते हैं। पिता का नाम कई बार गलत होता है, कई बार सरनेम लिखा ही नहीं जाता। यस, वोटर लिस्ट की एक और बहुत बड़ी खासियत होती है, ज्यादातर वोटर लिस्ट में आपको, जैसे मेरा नाम सिर्फ अजीत मिलेगा, अजीत सन ऑफ राम गोविंद। मेरी पत्नी का नाम मोनिका, पत्नी अजीत, ऐसे सिंपल होता है। हाउस नंबर मैंने तो आज तक देखा नहीं। हाँ, आमतौर पे एक मोहल्ले का एक ही पेज में, जैसे एक साथ ही सबके नाम होते हैं। कॉमन सी बात है। उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा किताब, एक ही एड्रेस पे 50 लोगों के नाम, हाँ होते हैं गांव में, बड़ी कॉमन सी बात है। एक मोहल्ले में जहां हाउस नंबर्स नहीं है, कोई एक स्थान लिख के उसके नीचे 50 लोगों के नाम। और 50 लोग कितने होते हैं? किसी भी भरे पूरे गांव में आप जाइए, एक एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे मेरे घर में जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें 70 या 80 वोट होंगे। 6 भाइयों का परिवार है हमारा, चाचा ताऊ मिला के, और हम सबके नाम हमारे एक साथ लिखे जाते हैं। और एक जो हमारा पुश्तैनी घर था, वही हाउस नंबर पड़ता है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बड़ी कॉमन सी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब फॉर्म 6 जो नए लोगों का नाम जो चढ़वाया जाता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, जी नहीं, सिर्फ फॉर्म 6 सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए ही नहीं, उस वोटर लिस्ट में, उस स्थान पे, उस गांव में, उस बूथ पे, यदि आप जैसे मेरा एक बात बताऊं, मैं पहले सुल्तानपुर लोधी पंजाब में, कपूरथले में मेरा वोट था, फिर हम शिफ्ट हो गए जलंधर। तो अब मेरा नाम, अच्छा, सुल्तानपुर लोधी एक अलग लोकसभा क्षेत्र है, जलंधर एक अलग लोकसभा क्षेत्र है, तो उस लोकसभा से कट के इस लोकसभा में आएगा मेरा नाम। तो नए सिरे से बीएलओ से मेरा नाम नया वोटर लिस्ट में डालूं, मुझे नया फॉर्म भरना पड़ेगा। ये नई प्रक्रिया है, बड़ी सामान्य सी बात है। इसको लेके वो इतना वितंडावाद मचा रहा है, 30,000 जो है फॉर्म 6 भर के नए वोटर। एक विधानसभा में 30,000 वोटर कुछ भी नहीं होता, इट इज पीनट्स। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि मान लीजिए इस प्रकार से करीब 1 लाख वोटर जो कह रहे ना कि एक ही घर में इतने रहते हैं, कुछ का नाम नहीं है। अच्छा, कुछ कहते हैं फोटो क्लियर नहीं है या फोटो नहीं है, कॉमन सी बात है, वोटर लिस्ट में हाँ होता है। 99% फोटोग्राफ से आप नहीं पहचान सकते। आज आप वोटर लिस्ट छोड़ दीजिए, आप आधार कार्ड में अपनी फोटो देख लीजिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस में अपनी फोटो, गवर्नमेंट के किसी भी आईडी पेपर में अपनी फोटो उठा के देख लो, किस में क्लियर है बता दो आप। डीएल में क्लियर है, आधार में क्लियर है, किस में क्लियर है? वोटर आईडी कार्ड में आपकी फोटो क्लियर है? पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से फोटो खींचते हैं हिंदुस्तान में, तो फोटो को इशू बना रखा है उसने। अच्छा, अब इसके बाद सबसे मजेदार बात क्या हुई? सबसे मजेदार बात यह हुई कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो इसको कर्नाटक के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी है जो चुनाव का,
पूरा संचालन करता है, देखता है। उसने इनको आज एक नोटिस सर्व कर दिया, चिट्ठी मेल डाल दी कि आपने जो आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सभी आरोप, इनका एफिडेविट दीजिए, ओथ, शपथ पूर्वक ये कहिए कि इतने लाख वोटों की चोरी इस विधानसभा में इलेक्शन कमीशन ने की है, और वो सारा प्रूफ, जो भी आपने प्रूफ इकट्ठे किए है ना, कि जिन जिन व्यक्तियों का नाम 2 बार 4 बार है, या जिनके नामों में गड़बड़ी है, या जो हाउस नंबर में जिसका है, क्या है, कैसे है, जो जो विसंगतियां हैं, वो सब हमें सबमिट करो कल। आपके पास तो ऑलरेडी तैयार है ना, आपने बोला ना इतना प्रूफ तैयार है, वो सारा प्रूफ हमें दो, और इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दो, शपथ पत्र दो कि ये जो मैं आरोप लगा रहा हूं, ये अपने जानने में सत्य बोल रहा हूं। और एक बात और कही है, एक बात का बेटा ध्यान रखना, ऑन ओथ अगर एफिडेविट में झूठ बोलोगे तो सजा भी होगी। झूठ मत बोलना, झूठे आरोप मत लगाना। तो अब आज लोगों ने कांग्रेसियों से पूछ लिया, खुद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि वो जी इलेक्शन कमीशन ने भी आपके एक पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सूचना विज्ञप्ति जारी कर दी है, और बोला है कि जी आप जो है कल एफिडेविट के साथ ये सारा प्रूफ इलेक्शन कमीशन को जमा कराइए और पिटीशन दायर कीजिए। और इलेक्शन कमीशन ने एक और बात कही कि यदि इलेक्शन में कोई विसंगति है तो या तो इलेक्शन कमीशन को पिटीशन कीजिए, नहीं तो हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो आप दोनों काम कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा तो ये आपका वो है, पर इलेक्शन कमीशन को अपनी रिटन कंप्लेंट हमें शपथ पत्र के साथ सबमिट कर दीजिए। अब इनकी फट गई, क्योंकि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाना बहुत आसान होता है, पर किसी कोर्ट में प्रूफ के साथ उसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वहां तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वहां तो प्याज के छिलके उतरेंगे, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मान लीजिए एक वोटर लिस्ट में एक विधानसभा में 50,000 या 1 लाख वोटर बढ़ गए, तो वो सारे के सारे बीजेपी को ही वोट देंगे, ये आप कैसे असरटेन करते हो? वो कहते हैं जी 1 करोड़ वोटर जो है महाराष्ट्र में बढ़ गया, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ वोटर जो है वो बीजेपी का ही वोटर था, ये आप कैसे प्रूव करोगे? या आप कैसे इतना विश्वासपूर्वक कह सकते हो? तो राहुल जी, पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आपकी पार्टी में न तो कोई संगठन है, न कोई नीति है, आपको राजनीति करनी आती नहीं। आप जिस वोटर वर्ग की राजनीति करते हो, उसकी वजह से जो देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, वो आपका नाम, आपको लकड़ी से भी छूने को तैयार नहीं है। आप 13% वोट बैंक के पीछे हिंदुओं को नाराज करने की राजनीति करते हो, इसलिए लगातार चुनाव हार रहे हो। इसलिए लोगों को झूठ बोलना, बरगलाना बंद कीजिए, पार्टी का संगठन मजबूत कीजिए, अपनी नीतियां सही कीजिए, अपनी पार्टी में अच्छे लीडर्स को आगे आने का मौका दीजिए। एक एक करके आपके सारे लीडर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और जो पार्टी में जमे हुए हैं उनका आप कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो। हुड्डा जैसे लोगों का, गहलोत जैसे लोगों का, उन्होंने आपकी पार्टी में वो दीमक की तरह आपकी पार्टी को चाट गया। इसलिए झूठ बोलना बंद कीजिए और चुनाव लड़ना सीखिए, राजनीति सीखिए। वही बार बार वही ना कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे, वो बार बार बोला जाता है आपको। राजनीति सीखिए, झूठ बोलना बंद कीजिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट मांगा है वो सबमिट कीजिए। तो इसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मेरी तो बात ही एफिडेविट है, मैंने तो जो अपने वोटर के सामने कह दिया वही मेरा एफिडेविट है, मैं क्यों एफिडेविट दूं? मैं, अच्छा, तुम आरोप लगा रहे हो, पर तुम ना इस आरोप को लेके, इन सारे प्रूफ को लेके ना इलेक्शन कमीशन में जाओगे, ना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाओगे। फिर क्या फायदा भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तुम्हारी समस्या हल होगी? इसे भोजपुरी में आरआर बोलते हैं। आरआर का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। इसलिए ये सड़क पे तमाशा करना बंद कीजिए,
अगर आपके पास वाकई कोई प्रूफ है, अगर आपके पास वोटर लिस्ट में विसंगतियों का वाकई कोई ठोस आधार है, तो इलेक्शन कमीशन में जाइए और कंप्लेंट कीजिए। सड़क पे तमाशे करने से कुछ नहीं होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी जो नई डेवलपमेंट होती है अब देखते हैं। अभी तो आज शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी, तो आज देखते हैं कल सुबह तक क्या होता है। कल सुबह इस टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।